हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फास्ट आइज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के साहित्यकार, जो फेमस राइटर्स रहे हैं, पोइट्स रहे हैं, जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उनके बारे में हम जानेंगे। हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर वर्ष कुछ ना कुछ पूछते ही हैं इससे। जैसे ये किताब किसने लिखी है, इस किताब की मुख्य विषय वस्तु क्या है, कौन से राइटर की कौन सी बुक है, ये वाले प्रश्न हमेशा आ रहे हैं। आप देखते रहिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। और जितने भी रचनाकार या साहित्यकार हैं, ये ना केवल आपके मॉडर्न वाले पूछते हैं, बल्कि प्राचीन काल के, मध्यकाल के और आधुनिक काल के उन समस्त साहित्यकारों के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी, और आपको शॉर्ट और सटीक तरीके से बताया जाएगा। एक वन शॉट वीडियो है, आप तुरंत तुरंत इसको देख सकते हैं और बहुत ही जल्दी आप रिवीजन कर सकते हैं। आपको याद भी करना है और रिवीजन भी करना है, तो उसके लिए आप बने रहिए फास्ट आइस एकेडमी के साथ। तो शुरू करते हैं। हम देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश के एंशियंट जो साहित्यकार रहे हैं, रचनाकार रहे हैं, पोएट रहे हैं, उनमें कालिदास, भर्तृहरि, बाणभट्ट, भवभूति और राजशेखर इत्यादि प्रमुख राइटर्स रहे हैं। कौन कौन से? कालिदास, भर्तृहरि, बाणभट्ट, भवभूति और राजशेखर इत्यादि लोग प्राचीन कालीन महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्या है, साहित्यकार हैं, जिन्होंने साहित्य की रचना की है। मध्यकाल में अगर देखें, मध्यकालीन अगर हम देखें तो केशव, पद्माकर, भूषण और राजा भोज, ये मध्यकालीन रहे हैं। राजा भोज प्रोमिनेंट राजा रहे हैं, पद्माकर, भूषण, केशव दास इनकी रचनाएं हैं। तुलसीदास जी भी मध्य प्रदेश से संबंधित माने जाएंगे। मध्य प्रदेश क्योंकि इसी क्षेत्र के आसपास लिखा है, तो उनको भी हम कहीं कहीं जोड़ देंगे, है ना। तो उनकी भी रचनाएं अपन पढ़ लेते हैं। इसके बाद आधुनिक कालीन देखें तो माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, गजानन माधव मुक्तिबोध, बाल कवि बैरागी, राम कुमार वर्मा इत्यादि बहुत सारे राइटर्स हैं। श्री कृष्ण सरल, है ना, प्रदीप, कवि प्रदीप, बहुत से रचनाकार हैं, जिनकी हम एक एक दो रचनाओं को भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारे सबसे प्राचीन रचनाकार, नाटककार कालिदास के बारे में। कालिदास कालिदास उज्जैन में जन्मे हैं, उज्जैन से बिलोंग करते हैं। राजा विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक है। कौन? कालिदास। इनकी जो भाषा थी वह संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा में इन्होंने अपने काव्यों की रचना की है? संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज में की है। और इनको भारत का शेक्सपियर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। शेक्सपियर कौन? शेक्सपियर वेस्टर्न वर्ल्ड का एक प्रमुख नाटककार है, जिन्हें प्ले बहुत अच्छे लिखे हैं, ड्रामा, प्ले इत्यादि बहुत अच्छे लिखे हैं। है जैसे उसका हो गया हेमलेट है बहुत फेमस, रोमियो जूलियट, हेमलेट, ये नाटक लिखे हैं, ड्रामा लिखे हैं जो फेमस हैं। तो वैसे ही इनके द्वारा लिखे गए जो नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, विक्रमोर्वशीयम, ये सारे कालिदास की तुलना उससे की गई है वर्तमान में। इन्होंने महाकाव्य, खंड काव्य की रचना की है ना। ये सारी चीजें इन्होंने लिखी है, एपिक ड्रामा एंड एपिक पोयम्स। मोहन राकेश एक आधुनिक राइटर हैं। इन्होंने कालिदास के जीवन पर एक उपन्यास नाटक लिखा है, जिसका नाम है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन, तो ये कालिदास के जीवन पर लिखा गया एक नाटक है, आषाढ़ का एक दिन। इसको किसने लिखा है? मोहन राकेश ने लिखा है। तो ये सारे कालिदास के हैं। अब हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वह ये है कि कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं और उस रचना की विषय वस्तु क्या है और वह क्या है। जैसे कालिदास ने मुख्यतः महाकाव्य लिखे हैं, एपिक लिखे हैं, नाटक यानी ड्रामा लिखे हैं, और पीरियड एपिक लिखे हैं, खंड काव्य। ठीक है ना। तो इनके बारे में हम जानेंगे कौन सा क्या है। जैसे इनके द्वारा लिखे गए जो महाकाव्य हैं वह है रघुवंशम और कुमार संभवम। रघुवंशम में मतलब जो रघुवंश के जितने भी हैं, रघुवंश के राजा, जिसमें राजा रघु से शुरुआत होती है, राजा रघु, पुरु, कुरु, है ना, द्रुहु, दशरथ, बहुत सारे राजा हैं, दशरथ, अज, है ना, इत्यादि राजाओं की वंशावली है पूरी। तो उन पूरे राजाओं की महिमा और इतिहास का वर्णन है। तो महाकाव्य बहुत बड़ा, राजा राम भी इसी वंश में आएंगे, है ना, राजा राम, लव, सबका वर्णन है किसमें? रघुवंशम में। दूसरा है कुमार संभवम। कुमार संभवम भगवान शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है, कि किस तरीके से इनका विवाह करवाते हैं देवता लोग, और उनसे जो बच्चा होता है कार्तिकेय, तो उसके कार्तिकेय की जन्म की कथा है कुमार संभवम। तो ये महाकाव्य है दोनों, रघुवंशम और कुमार संभवम। दूसरा है नाटक।
नाटक, ड्रामा, ड्रामा है सबसे पहला ड्रामा अगर देखें तो सबसे फेमस जो है वह अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या नाम है? अभिज्ञान और शाकुंतलम। राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम की कहानी है इसमें। राजा दुष्यंत जंगल में जाते हैं, शकुंतला से उन्हें प्रेम हो जाता है, गंधर्व विवाह करते हैं, फिर बोलते हैं हम लौट कर आएंगे, फिर उनको जादू हो जाता है, वो भूल जाते हैं, फिर बाद में उनका बेटा होता है, वो अंगूठी देखकर पहचानते हैं, ये वाली कहानी है। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम में है। दूसरा इनका जो नाटक है बहुत फेमस, विक्रमोर्वशीयम। ये राजा पुररवा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कहानी है। राजा पुरु और उनकी प्रेमिका अप्सरा जो प्रेमिका है उर्वशी, उनकी कहानी है कौन सी? विक्रमोर्वशीयम। तीसरा है मालविकाग्निमित्रम। यह शुंगकालीन है। शुंग काल को बताता है कि जो राजा हैं जो शुंग वंश के राजा राजकुमार अग्निमित्र और यवन राजकुमारी मालविका, यवन प्रदेश मतलब उड़ीसा में जाएंगे, यवन देश में गए थे, उड़ीसा के आसपास की रानी मालविका, उनके मध्य प्रेम संबंध को दिखाती है कौन सी? मालविकाग्नि मित्रम। जो इनके पीरियड एपिक है खंड काव्य, उसमें जो सबसे ज्यादा फेमस है वह है मेघदूत। मेघदूत में क्या है कि यक्ष होता है, उसकी प्रेमिका होती है, तो यक्ष एक रहते हैं अमरकंटक के पास, एक रहते हैं हिमालय में, तो बादल के माध्यम से अपनी प्रेयसी को संदेश भेजते हैं, यानी प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। यक्ष द्वारा बादल के माध्यम से प्रेमिका को संदेश भेजने की कथा है इसमें, कि कैसे एक बादल को माध्यम बनाया गया है प्रेमी द्वारा प्रेमिका को भेजने के लिए। तो वो किस वर्णन है? मेघ दूतम में। मेघदूत में ये वाला वर्णन है। अगली है ऋतु संहारम। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं के बारे में बताया गया है। तो ये इनके मुख्यतः ग्रंथ हैं। इसके बाद चंडिका दशक, कलिका पुराण, ये सब चीजें भी हैं, तो वो आप देख सकते हैं। अब जो दूसरे महत्वपूर्ण है वह राजा भरथरी। राजा भरथरी भी उज्जैन से संबंधित है। इनके बारे में बोला जाता है कि ये जो चंद्रा वहां के राजा विक्रमादित्य थे, उज्जैन के राजा गर्दभिल्ल वंश के राजा। गर्दभिल्ल के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। इनका नाम क्या था? भरथरी था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, है ना। श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। राजा उनके बड़े भाई हैं। पिंगला इनकी पत्नी थी, प्रेमिका थी, उनको छोड़ दिया, वो उनसे विरह हुआ। एक कहानी चलती है वो सेब वाली कहानी, कि राजा भरथरी को एक न्यायप्रिय राजा थे, इन पे प्रसन्न होकर एक फल मिला, उस फल को खाने से इनकी उम्र बढ़ जाती थी, तो ये इन्होंने अपनी पत्नी पिंगला को दिया। पिंगला किसी सेनापति से आसक्त थी, उसने उसे दिया। सेना किसी नर्तकी से आसक्त था, उसने उसे दिया कि ये बढ़ जाए। नर्तकी चाहती थी कि हमारे महाराजा की उम्र बढ़े, तो वह घूम घाम कर वह फल कहाँ आ जाता है? राजा भरथरी के पास आ जाता है। तो उनका बैराग घोड़ जाता है, बोले लो मैंने अपनी वाइफ को दिया था, ये घूम घाम कर मुझ तक ही आ गया, तो क्या फायदा इस जीवन का? और यह संन्यास लेकर चले जाते हैं राजकाज छोड़कर। तो ये वाली कहानी है। जन्म स्थान उज्जैन है। समाधि स्थल इनका सरिस का राजस्थान इनका। और इनकी जो साधना स्थली है जहाँ पर इन्होंने साधना की है वह क्या है? चुनार, यूपी। चुनार में इन्होंने क्या की है? साधना की है। और इनकी समाधि कहाँ पर है? सरिस का राजस्थान में है। ये कौन है? भरथरी। इनने लिखा है शतक त्रय। क्या लिखा है? शतक त्रय। नाम क्या है? श्रृंगार शतक जब ये राजकार्य में थे, जब यह वैवाहिक जीवन में थे उसका वर्णन। नीति जब यह राजा बन गए, राजकाज कैसे किया। और वैराग्य जब इनको वैराग्य उत्पन्न हुआ, उस जीवन का वर्णन है। ये तीनों शतक किसके द्वारा लिखी गई हैं? भरत हरि के द्वारा लिखे गए हैं। इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण कवि है वह हमारे भवभूति। भवभूति बोले जाते हैं मिल्टन, भारतीय मिल्टन है, क्योंकि ये ऐसे हैं जिन्होंने दुखांत नाटक लिखे हैं, है ना। विदर्भ क्षेत्र के निवासी थे। इनका वास्तविक नाम श्रीकंठ था। क्या था इनका नाम? श्रीकंठ था। या कन्नौज नरेश यशोवर्मन के दरबारी कवि भी थे। यशोवर्मन के दरबारी कवि थे भवभूति। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उत्तर रामचरित किसके द्वारा लिखी गई? भवभूति के द्वारा। दुखांत नाटक है, भारतीय मिल्टन है। श्रीकंठ इनका वास्तविक नाम है। और मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित्र, ये इनकी रचनाएं हैं। इनके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण कवि मिलेंगे वो मिलेंगे बाणभट्ट। बाणभट्ट के बारे में बोला जाता है साहित्य के वनांचल का केसरी। क्या बोलते हैं इनको? साहित्य के वनांचल का केसरी। ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन ने काहे की उपाधि दी थी? कवि चक्रवर्ती की उपाधि दी थी। सम्राट हर्ष, वर्धन वंश के राजा हर्ष
सम्राट हर्ष के द्वारा इनको चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है, कवि चक्रवर्ती की उपाधि दी गई थी। और इनको साहित्य के वनांचल का केसरी भी बोला जाता है। साहित्य के वनांचल का केसरी बोला जाता है किनको? बाणभट्ट को। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, नाग के प्रिय रतन है ना, हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक, ये इनकी रचनाएं हैं, है ना, ये इनकी रचनाएं हैं। और प्रियदर्शिका और रत्नावली इनकी रचनाएं हैं। साहित्य के वनांचल का इनको केसरी बोला जाता है। हर्षचरित्र, कादंबरी, चंडी शतक, ये भी इनकी रचनाएं हैं। इनको बाना भत्ता भी बोला जाता है। इनका अन्य नाम क्या है? बाना भत्ता, या बाण भट्ट का उनने वो अपभ्रंश कर लो तो बाना भत्ता भी होता है। तो ये वाली रचनाएं इनकी हैं। कवि चक्रवर्ती, बाना भत्ता, नाग के प्रिय रतन, है ना, ये है हर्षचरित्र, प्रियदर्शिका, रत्नावली, कादंबरी और चंडी शतक, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, आपको याद करनी है। इसके बाद राजशेखर। राजशेखर कलचुरी समय के एक्टिव कवि रहे हैं। राजशेखर संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार थे, ड्रामा लिखे इन्होंने बहुत ज्यादा संस्कृत भाषा में। किसने? राजशेखर ने। त्रिपुरी के कलचुरी वंश के युवराज देव प्रथम और प्रतिहार वंश के राजा महेंद्रपाल और उनके बेटे महीपाल, इन तीनों के दरबार में ये रहे हैं। महेंद्रपाल के दरबार में भी थे, महीपाल के दरबार में भी थे और युवराज देव प्रथम के दरबार में भी थे। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वह है काव्य मीमांसा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कर्पूर मंजरी। कौन सी है? कर्पूर मंजरी। इसके बाद बाल रामायण और बाल भारत भी राजशेखर के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये भी हमको समझना है, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण और बाल भारत। इसके बाद जो अगले हैं हमारे वह केशव दास, मध्यकालीन इतिहासकार हैं, रीतिकालीन कवि हैं। हिंदी साहित्य में 3-4 काल हुए हैं, वीरगाथा काल या आदिकाल, रीतिकाल, मध्यकाल, भक्तिकाल, बीच में जहाँ भक्ति कार्य ज्यादा हो रहे थे, उसके बाद आधुनिक काल या नई कविता, है ना। तो इस प्रकार के 4 काल रहे हैं। तो ये रीतिकालीन कवि है जब साहित्य में सौंदर्य को महत्व दिया जाता था, सौंदर्य परक रचनाएं लिखी जा रही हैं, प्रेमी, प्रेयसी, इस प्रकार की रचनाएं लिखी जाती थी। उसमें भी इन्होंने क्या किया है? इनको कठिन काव्य का प्रेत बोला गया है। क्या बोला गया है इनको? कठिन काव्य का प्रेत। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में अत्यंत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया है, अत्यंत क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग किया है। किन्ने? केशवदास ने। ओरछा के दरबारी राजा इंद्रजीत के दरबार में यह राजकवि थे। इन्होंने श्रृंगार रस में रचनाएं की हैं। इनकी रचनाओं में बुंदेली मिश्रित तथा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, रत्नावली एवं छंदमौला, ये इनकी रचनाएं हैं। अपनी प्रेयसी की याद में लिखते थे, नर्तकी थी, उसको इनको प्रेम था, स्नेह था, तो उसकी याद में इन्होंने ये रचनाएं लिखी हुई हैं। कौन कौन सी हैं? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, रत्नावली और छंदमौला इत्यादि रचनाएं इनकी हैं। ये थे केशवदास आपके लिए, ओरछा में रहते थे। अब आए हैं पद्माकर। पद्माकर से क्वेश्चन 2024 के मेंस में आया है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सागर मध्य प्रदेश में। इनकी मूर्ति भी लगाई गई है। ये जबलपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। काहे की उपाधि दी थी? कविराज शिरोमणि की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? जयपुर के राजा प्रताप सिंह के द्वारा। किसको दी गई है? पद्माकर को। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, गंगा लहरी, यमुना लहरी, जगत विनोद, राम रसायन, हितोपदेश, पद्माभरण और प्रबोध पचासा। फिर से देखिए, गंगा लहरी, यमुना लहरी, जगत विनोद, राम रसायन, हितोपदेश, पद्माभरण, प्रबोध पचासा। ऐसा बोला जाता है कि जीवन के अंतिम दिन इन्होंने गंगा नदी के तट पर निकाले थे, रोग हो गया था, उससे मुक्ति के लिए वहीं पर रहे, वहीं पर लिखे इन्होंने रचनाएं लिखी। दौलतराव सिंधिया के राज दरबार में ये रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? सिंधिया राज दरबार में, और वो भी किसके? दौलतराव सिंधिया के। चित्रात्मक शैली में इन्होंने साहित्य का सृजन किया है। चित्रात्मक शैली मतलब क्या? कि इस प्रकार से वर्णन किया कि आपको सामने वाले व्यक्ति का, जिसके बारे में वर्णन किया गया है, उसका या जिस दृश्य का वर्णन किया गया है उसका पूरा इमेजिनेशन हो जाए, तो उस शैली में इन्होंने अपने काव्य को लिखा है। किसने लिखा है? पद्माकर ने। इनकी मूर्ति भी लगाई गई है सागर में, तालाब के किनारे, जो सागर की झील है उसमें। राजा भोज, राजा भोज हम जानते ही हैं, परमार राजा भोज है ये, परमार वंश के राजा है राजा भोज। राजा भोज का जन्म उज्जैन में हुआ था। परमार वंश के महान शासक के रूप में जाने जाते हैं।
इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड थी। ज्योतिष से रिलेटेड, आयुर्वेद से रिलेटेड, है ना, यज्ञ वेदियों से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड, सबसे रिलेटेड ग्रंथ लिखे हुए हैं। जिसमें प्रमुख रचनाएं हैं सरस्वती कंठावरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, चारु चर्चा, सम्रांगण सूत्र, श्रृंगार प्रकाश, युक्ति कल्पतरु, है ना, जामवती कल्याणम, बहुत सारी रचनाएं हैं जो इन्होंने लिखी हुई हैं। जिसमें क्या है, सरस्वती कंठावरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, चारु चर्चा, सम्रांगण सूत्र, श्रृंगार प्रकाश और युक्ति कल्पतरु, ये इतनी रचनाएं आप देखेंगे। और आपका होमवर्क है कि यह किस फील्ड से रिलेटेड किताब है वह आपको देखना है, वह आपने याद करना है, ठीक ना। तो ये राजा भोज है आपके लिए। इसके बाद अगले जो प्रमुख कवि हैं ये बहुत ही अलग किस्म के कवि हैं, इनका नाम है भूषण। ये रीति काल में रहे हैं, मतलब जब ऐसा युग जब सिर्फ सौंदर्य परक रचनाएं लिखी जा रही थी, तो ये ऐसे हैं जो रीति काल में काहे की रचना करेंगे, रीति काल में वीर रस वाली कविताएं लिखेंगे। कौन, भूषण। भूषण का उपनाम जटाशंकर था। इनका जन्म कानपुर के पास हुआ है, लेकिन इनको किसका, महाराजा छत्रसाल का संरक्षण प्राप्त था। चित्रकूट के सोलंकी राजा ने इनको कवि भूषण की उपाधि दी थी, है ना। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदू जाति के प्रतिनिधि का कवि कहा है। वीर रस प्रधान इन्होंने रचनाएं की हैं। ये इन्होंने जो देश पर विदेशी आतताई थे उनके अत्याचारों के खिलाफ काव्य रचना की है, और जो स्वदेशी राजा थे उनके वीरता को बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। वीरता, सेवा को भवानी की भवानु से विराज को, बखानु से विराज को, है ना। महाराणा प्रताप की वीरता पे लिखा, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं मिलो, रानियों के लिए लिखा था। तो बहुत ही वीर और ओजस्वी रचनाएं लिखी हैं इन्होंने। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा और भूषण विलास। शिवराज भूषण, शिवा भवानी, छत्रसाल दशक, शिव भूषण हजारा और भूषण विलास, ये सारी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं, भूषण के द्वारा लिखी गई, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल दोनों की वीरता को अच्छे से प्रस्तुत किया है। तो किसके द्वारा, भूषण के द्वारा। इनका उपनाम क्या था, जटा शंकर था। अब हम आधुनिक कालीन कवियों की चर्चा करते हैं। इन कवियों में जो प्रमुख हैं उन्हें सबसे पहले नाम आता है माखनलाल चतुर्वेदी जी का। माखनलाल चतुर्वेदी जी का इनका जन्म हुआ 1889 में बाबई होशंगाबाद। कौन सी जगह, बाबई, जिसका नाम आजकल क्या कर दिया गया है, माखन नगर कर दिया गया है। माखन नगर या बाबई होशंगाबाद में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ, और इनकी कर्म भूमि खंडवा रही, मतलब इन्होंने खंडवा में रहकर अपने साहित्य को लिखा है। इन्हें एक भारतीय आत्मा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत की नई कविता के अग्रगण्य कवियों में से एक हैं। इन्होंने कविता को नई दिशा दी, खड़ी बोली में प्रयोग, खड़ी बोली में काव्यों की रचना की, और भारत की जो वास्तविक मांगे थी उसको काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन किया, खंडवा से किया था। कर्मवीर पत्रिका का संपादन इन्होंने जबलपुर से किया था। ये क्वेश्चन आ चुके हैं लास्ट ईयर। इनके द्वारा 2 पत्रिकाएं चलाई गई, प्रभा और कर्मवीर। प्रभा का संपादन इनके द्वारा खंडवा से किया गया था। कर्मवीर नामक पत्रिका का संपादन जबलपुर से किया गया था। एक इन्होंने प्रताप नामक पत्रिका का भी संपादन किया था, प्रकाशन किया था, पब्लिकेशन किया था। इनकी काव्य रचना है हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, 2 काव्य रचनाएं हैं। लेकिन जो कविता संग्रह के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया था, वह किसके लिए दिया गया था, हिम तरंगिणी के लिए। हिम तरंगिणी इनकी कविताओं का संग्रह है, उसको पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था, हिम तरंगिणी के लिए। इनकी रचनाएं हैं हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, लेकिन पुरस्कार किसके लिए मिला है, हिम तरंगिणी के लिए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कैदी और कोकिला। एक है पुष्प की अभिलाषा, जिसमें कहा गया है चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, है ना, चाहे नहीं मैं बिंदमाला के बिंद पेरेसी के गले की माला इठलाऊं, मुझे तोड़ लेला बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो ऐसी रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा की गई हैं। पुष्प की अभिलाषा, दीप से दीप जली, हिम तरंगिनी, साहित्य देवता, अमर राष्ट्र, ये सारी रचनाएं आपको देखनी है, अपने जहन में याद करनी है, इनको अच्छे से याद करना है। इसके बाद जो अन्य प्रमुख कवि हैं हमारे, वह है गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या नाम है उनका, गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म कहाँ हुआ था, श्योपुर जिले में। कहाँ पर हुआ था, श्योपुर जिले में हुआ था। अब नई कविता जब आई उसके भी 4-5 फेज रहे, जिसमें जो आधुनिक काल की कविता थी उसमें भी 4-5 फेज रहे। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, है ना, रहस्यवाद, हालावाद और नई कविता।
ये 4-5 फेज रहे हैं जिसके अलग अलग कवि रहे हैं। तो उन कविताओं के चरण में जो प्रमुख नाम रहा है वो गजानन माधव मुक्तिबोध का रहा, जिन्होंने प्रगतिशील कविता और नई कविता के मध्य सेतु का काम किया। मतलब नवी नई कविता में आधुनिक विचारों को लिखा जाता है, प्रगतिशील विचारधारा जो कविता की है उसमें समाजवादी विचारधारा को होता है ना, प्रयोगवादी प्रगतिवादी ये सब विचारधारा है साहित्य की। तो ये प्रगतिशील विचारधारा और नई कविता जो की विचारधारा थी उसके मध्य इन्होंने एज अ ब्रिज का काम किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये आपको याद करनी है। चांद का मुंह टेढ़ा है, अंधेरे में, ब्रह्मराक्षस, चंबल की छाती, भूरी भूरी खाकधूल, सतह से उठता आदमी, विपात्र और ब्रह्मराक्षस। और ब्रह्म राक्षस आपको नाम याद करना है। काठ का सपना भी है एक, काठ का सपना, चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस लिखा ही हुआ है, चंबल की छाती, भूरी भूरी खाक धूल, सतह से उठता आदमी, विपात्र और काठ का सपना इत्यादि रचनाएं आपको देखनी है किनकी, गजानन माधव मुक्तिबोध की। जन्म कहाँ हुआ है? श्योपुर में। कहाँ हुआ है जन्म इनका? श्योपुर में हुआ है। इसके बाद जो महिला कवित्रियों में सबसे ज्यादा अग्रगण्य है मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से, वह है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। क्या नाम है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इनका जन्म जरूर प्रयाग में हुआ था 1904 में, लेकिन इनकी कार्यस्थली इलाहाबाद रही है। इनकी कार्यस्थली इलाहाबाद सॉरी जबलपुर रही है। इनकी कार्यस्थली क्या रही है? हमारी संस्कारधानी जबलपुर रही है। क्यों? क्योंकि इनका विवाह जो हुआ था वह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था, जो पेशे से अधिवक्ता थे और वकील थे, है ना। तो उनके साथ इनका विवाह हुआ। पढ़ी लिखी महिला है। इन्होंने अपने काव्य कौशल के माध्यम से देश में राष्ट्रवाद को फैलाया है। इनकी मृत्यु सिवनी में कार दुर्घटना में 1948 में हुई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें है त्रिधारा, मुकुल, त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, सभा के खेल, बिखरे मोती, उन्मादिनी, जलियांवाला बाग, वीरों का ऐसा हो बसंत, सीधे साधे चित्र, और जिसमें सबसे ज्यादा जो फेमस थी वो झांसी की रानी कविता थी। जिसमें क्या था कि उसका नाम क्या था कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसी ओजस्वी कविताओं का लेखन सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा किया गया था, जिनकी रचनाएं फिर से देख लीजिए। त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, सभा के खेल, बिखरे मोती, उन्मादनी, जलियांवाला बाग, वीरों का ऐसा हो बसंत, सीधे साधे चित्र। इन पर जीवनी लिखी गई है। मिला तेज से तेज या मिले तेज से तेज, यह इन पर लिखी गई इनकी जीवनी है। ठीक है ना, इनकी आत्मकथा नहीं, इनकी जीवनी है जो इनकी पुत्री के द्वारा लिखी गई थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी के ऊपर। ठीक ना। हरिशंकर परसाई व्यंग्यकार हैं। इनका जन्म जमानी ग्राम होशंगाबाद में हुआ था। जमानी गांव होशंगाबाद, व्यंग्यकार हैं ये, बहुत ही आधुनिक और प्रमुख व्यंग्यकार है हिंदी साहित्य के। इनका नाम याद रखा जाएगा हमेशा इतिहास में, है ना, हमेशा याद रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने हिंदी गद्य विधा को बहुत ही रोशन किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तट की खोज, निठल्ले की डायरी, टॉर्च बेचने वाला, रानी नागफनी की कहानी, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, भूत के पांव पीछे और पगडंडियों का जमाना। ये इनकी रचनाएं हैं। तट की खोज, निठल्ले की डायरी, टॉर्च बेचने वाला, रानी नागफनी की कहानी, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना। इन्होंने 2 पत्रिकाएं प्रकाशित की हैं, वसुधा और प्रहरी, है ना। ये इसके पब्लिशर रहे हैं, वसुधा और प्रहरी नामक पोयम्स के। कौन? हरिशंकर परसाई। इसके बाद इनके जो शिष्य रहे हैं शरद जोशी। जितनी जानवरों वाली रचनाएं आ जाएंगी वो इनकी है। ये भी एक व्यंग्यकार है। दूरदर्शन में इन्होंने कई नाटक भी लिखे हुए हैं, जो सीरियल्स आते हैं वो ये लिखते थे। इनका जन्म 1931 उज्जैन में हुआ था। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था ऑब्वियसली। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिक्रमा, जीप पर सवार इल्लियां, एक था गधा, अंधों का हाथी, तिलिस्म, फिर किसी बहाने, रहा किनारे बैठ, मैं और केवल मैं। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। परिक्रमा नामक एक नई दुनिया में इनका स्तंभ आता था अखबार में, परिक्रमा, जीप पर सवार इल्लियां, एक था गधा, अंधों का हाथी, तिलिस्म, फिर किसी बहाने, रहा किनारे बैठ, मैं और केवल मैं। तो ये है शरद जोशी आपके लिए। शरद जोशी की प्रमुख रचनाएं आपको याद रखनी है।
बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ये कवि भी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी थे। इनका जन्म 1897 में मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले के मयाना ग्राम में हुआ था। कौन से ग्राम में हुआ था? मयाना ग्राम में हुआ था। ये लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ जो प्रताप पत्रिका थी उसकी ये प्रपात रही प्रताप, उसके संपादक भी रहे, पब्लिशर भी रहे हैं। इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के जीवन पर दो काव्य प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग दो कविताएं लिखी हैं, दो रचनाएं की हैं। ये पेपर में आ चुका है कि प्राणार्पण नामक काव्य संग्रह या रचना किसके जीवन पर संबंधित है, किसके जीवन से संबंधित है? तो किसके जीवन से संबंधित है? वो गणेश शंकर विद्यार्थी जी के जीवन से संबंधित है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका प्री में, है ना। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, उर्मिला, विनोबा स्तवन। जिसमें उर्मिला जो इनका महाकाव्य है ये बहुत ज्यादा फेमस है। यह भगवान राम के छोटे भाई भगवान लक्ष्मण, उनकी पत्नी उर्मिला की दृष्टिकोण से देखा गया है। जो उर्मिला की व्यथा है उसका वर्णन किया गया है। जो इतिहास का सबसे अछूता एक अध्याय रहा है कि सबसे ज्यादा दुख तो उर्मिला जी को हुआ था, उनके दुख को बताता हुआ एक महाकाव्य बहुत ज्यादा फेमस था। कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, विनोबा स्तवन, उर्मिला, ये इत्यादि रचनाएं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की प्रसिद्ध हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म टिगरिया ग्राम जिला होशंगाबाद में हुआ था। इनका कार्य क्षेत्र वर्धा रहा है, वर्धा महाराष्ट्र। गांधीवादी थे, सहजता का कवि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सहजता का कवि। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत फरोश, सन्नाटा, बुनी हुई रस्सी, सतपुड़ा के जंगल, पोइट्री है ना, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँगते अनमने जंगल, बहुत ही फेमस पोइट्री है सतपुड़ा के जंगल। कालजयी, गांधी पंचसती, गांधीवादी कवि हैं, वर्धा आश्रम में रहे हैं। तो वैसे इनकी रचनाएं हैं गीत फरोश, सन्नाटा, बुनी हुई रस्सी, सतपुड़ा के जंगल, कालजयी और गांधी पंचशती। तो ये इत्यादि रचनाएं किसकी हैं? भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। मुल्ला रमूजी के बारे में हम देखते हैं। मुल्ला रमूजी का जन्म 1896 में भोपाल में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रामूजी था। ये गुलाबी उर्दू के जनक माने जाते हैं, फाउंडर ऑफ गुलाबी उर्दू। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लाठी और भैंस, औरत जात, अंगूरा, मुसाफिर खाना और शादी सेना, जिसमें अंगूरा बहुत ही ज़्यादा फेमस रचना है। मुल्ला रमूजी का जन्म भोपाल में हुआ है, अफगानी मूल के थे। इन्होंने गुलाबी उर्दू का जनक माना जाता है, मतलब उर्दू की एक ऐसी स्टाइल जो नई स्टाइल थी, इसका इन्होंने सर्जन किया। उसका नाम क्या रखा है इन्होंने? गुलाबी उर्दू रखा। ठीक है ना। लाठी और भैंस, औरत जात, अंगूरा, मुसाफिर खाना, शादी सेना, ये उनकी प्रमुख रचनाएं थी। श्री कृष्ण सरल, जन्म इनका 1921 अशोकनगर में हुआ था। राष्ट्रवादी हिंदी के कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुभाष चंद्र, स्वराज्य तिलक, देश से प्यार और शहीद, देश से प्यार और शहीद, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं श्री कृष्ण सरल जी की। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी आलोचनाकार रहे हैं, एक क्रिटिक रहे हैं। इनका जन्म उन्नाव में हुआ था, उन्नाव उत्तर प्रदेश है, लेकिन ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से संबंधित रहे हैं, इसलिए इनकी कार्यस्थली जो रही है वह क्या रही है? उज्जैन थी। इनकी रचनाएं पूर्व कवियों लेखकों के नाम पर रही हैं। उनके काव्यों में जो आलोचनाएं हैं वह इन्होंने की हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, रस सिद्धांत, यह इनकी रही है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी आलोचनाकार के रूप में ये अग्रगण्य स्थान रखते हैं हिंदी साहित्य में। कौन? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी। इसके बाद बाल कवि बैरागी, इनका जन्म नीमच में हुआ था। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? नीमच में। इनका जो वास्तविक नाम नंदराम दास था, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 2020 में आया था, नंदराम दास था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दीप पर दीप, गन्ने मेरे भाई, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। डॉक्टर श्रीराम परिहार, ये खंडवा जिले के फेफरिया में हुआ था इनका जन्म। निमाड़ी साहित्य में प्रमुख नाम है इनका डॉक्टर श्री राम परिहार का। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कहेजन सिंगा, धूप का अवसाद, अंधेरे में उम्मीद, है ना,
और निमाड़ी के भाषा का साहित्य इन्होंने लिखा है। निमाड़ी भाषा का साहित्य इनकी प्रमुख रचना है। कहे जनसिंगा, धूप का अवसाद, अंधेरे में उम्मीद और निमाड़ी भाषा का साहित्य। निमाड़ी के जो अन्य प्रमुख रहे हैं साहित्यकार में महादेव प्रसाद, प्रभाकर चौबे और गौरी शंकर शर्मा का भी नाम है। लेकिन जो प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं, ये हैं। इनकी प्रमुख रचना क्या है? कहे जनसिंगा, धूप का अवसाद, अंधेरे में उम्मीद और निमाड़ी भाषा का साहित्य। खंडवा जिले के फिफरिया कला में डॉक्टर श्रीराम परिहार का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। अमृतलाल बेगड़, ये भी बहुत फेमस राइटर रहे हैं। गुजराती और हिंदी भाषा के प्रमुख साहित्यकार भी रहे हैं और चित्रकार भी रहे हैं। क्या रहे हैं ये? चित्रकार भी रहे हैं। इनका जन्म 1928 जबलपुर में हुआ था। 2018 में इनका निधन हुआ है। इनकी प्रमुख रचना है तीरे तीरे नर्मदे और सौंदर्य की नदी नर्मदा। नर्मदा से इनको बहुत ज़्यादा स्नेह था, प्यार था। नर्मदा नदी के सौंदर्य का इन्होंने बहुत वर्णन किया है। ठीक है ना? तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं क्या है? तीरे तीरे नर्मदे और सौंदर्य की नदी नर्मदा। अशोक वाजपेयी जी, इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है लेकिन कार्यस्थल मध्य प्रदेश रहा है। ललित कला अकेडमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनकी प्रमुख रचना है एक पतंग अनंत। क्या नाम है इसका? एक पतंग अनंत। कौन है? अशोक वाजपेयी जी। इसके बाद लोक साहित्यकारों में अगर हम देखें तो जगनिक। जगनिक बहुत फेमस पोएट रहे हैं, लोक साहित्यकार हैं बुंदेली भाषा के। इनका जन्म बुंदेलखंड से है। इनकी जो प्रमुख रचना है जगनिक की वह है आला खंड। आला गायन 52 खंड है। यह विश्व की सबसे लंबी आला खंड मानी जाती है। आला खंड और परमाल रासो किसके द्वारा लिखी गई है? जगनक की। राजा परमर्दी देव के दरबार में थे। तो आला खंड इसकी सबसे बड़ी वीर रस प्रधान एक कविता है। ठीक है ना? वीर रस प्रधान क्या है? काव्य है। सिंगाजी, सिंगाजी निमाड़ी साहित्य के लोक साहित्यकार माने जाते हैं। इन्हें निमाड़ का कबीर भी बोला जाता है। इनका क्या बोला जाता है? निमाड़ का कबीर बोला जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बड़वानी मध्य प्रदेश में। निमाड़ी क्षेत्र में पशु रक्षक देव के नाम से पूजे जाते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? बारहमासी व पड़चरी जो इनके काव्यों पर लिखी गई है। ठीक है ना? घाघ, घाघ का जन्म तो पता नहीं कहाँ हुआ था, उसके संबंध में विवाद है। लेकिन अकबर के समकालीन माने जाते हैं और अकबर के समकालीन होने के साथ साथ ये कृषि पंडित के रूप में विख्यात है। कृषि पंडित के रूप में ये विख्यात है। इनको प्रमुख रचनाएं घाघ बादरी। कुछ चीजें जैसे कहे जन वो कावड़ सा जब कृषि सुखाने, ऐसी चीजें कहावतें इन्होंने लिखी है। मतलब कृषि से संबंधित ये भविष्यवाणी किया करते थे। चौधरी भी बोलते थे इनको। ईसुरी, ईसुरी का नाम झांसी जिले के मेंढकी ग्राम में हुआ था। इनका पूरा नाम हरताल ईसुरी था। क्या था इनका पूरा नाम? हरताल ईसुरी था। इनकी प्रमुख रचना है ईसुरी की फाग, ईसुरी प्रकाश, ईसुरी सतसई। इनके समकालीन अन्य कवि भी हुए हैं, गंगाधर, ख्याल राम। इन तीनों को बुंदेलखंड में क्या बोला गया है? बृहद त्रयी। किस किस को? बृहद त्रयी। बुंदेलखंड की बृहद त्रयी में कौन कौन थे? ईसुरी, गंगाराम, गंगाधर और ख्याल राम। ठीक है ना? ये तीन प्रमुख कवि रहे हैं। इनका पूरा नाम क्या था? हरताल ईसुरी था। तो ये ईसुरी है आपके लिए। इसके बाद आधुनिक कवियों में हम देखें तो कवि प्रदीप, कवि प्रदीप उज्जैन में जन्मे हैं। इनका मुख्य नाम है रामचंद्र नारायण द्विवेदी। क्या नाम है इनका? नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी। और इनकी जो फेमस रचना है ए मेरे वतन के लोगों, जो आपने सुना होगा ए मेरे वतन के लोगों तुम आंख में भर लो पानी, वह इनकी प्रमुख रचना है। एक और है, एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, राम कुमार वर्मा। एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। सागर में इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के प्रमुख एकांकीकार हैं। तो ये राम कुमार वर्मा की रचनाएं थी। ये भी बहुत फेमस है। ठीक है ना? इस प्रकार मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और लोक साहित्यकार के इतने ही फैक्ट आपके काम के हैं जो क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद, बने रहिए फास्ट IAS अकेडमी के साथ।